AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा। पढ़ाई वगैरह बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट्स में डाउट नहीं होगा। बट अगर इस चीज़ कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा बहुत बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट चल रहा है, बहुत प्यारी सी प्लेलिस्ट चल रही है विच इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारे 3rd ईयर का सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम यूनिट वाइज अपने सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे एंड ऑलरेडी हमारी यूनिट 1 चल रही है, जिसके हमारे 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। इट्स अवर पार्ट 3rd। देखो मैं स्टार्टिंग से क्या क्या आ रही हूँ, इस सब्जेक्ट के आपके लेक्चर्स लेंदी हो सकते हैं बिकॉज आपका सिलेबस बहुत वास्ट है एंड वी आर कवरिंग ऑल दी टॉपिक्स इन वेरी डिटेल, क्योंकि ऑफकोर्स ये आपका 3rd ईयर कोर्स सब्जेक्ट है। आप जब जाएंगे ना प्लेसमेंट में तो वहाँ पे आपसे इस वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डेफिनेटली। तो यस, वी आर स्टडिंग ईच एंड एवरी टॉपिक इन वेरी डिटेल। आई होप आपको थोड़ा लेक्चर्स लेंदी हो सकते हैं, बट यस आई एम ट्राइंग कि हम धीरे धीरे कवर करें। तो जो हमारी पार्ट 1 था, हमने उसमें क्या देखा था, हमने इंट्रोडक्शन देखा था DBMS, हम इसको शॉर्ट में DBMS भी बोलते हैं। एंड व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन द फाइल सिस्टम एंड द डेटाबेस सिस्टम। हम फाइल और डेटाबेस सिस्टम में डिफरेंस भी देखा था कि एक्चुअली क्या डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। तो हमारी जो पहली पार्ट था यूनिट 1 का, वो हमारे इसी के बेस पे था। देन हमारा जो दूसरा पार्ट था, हमने उधर पढ़ा था सिर्फ सिंगल टॉपिक विच इज डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट। आई नो हम हर एक लेक्चर में सिंगल टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सिंगल ही टॉपिक इतना वास्ट है कि अराउंड 30 मिनट्स आराम से ले रहा है, जो आपको चीज़ें समझने में टाइम लग सकता है। एंड ऑफकोर्स जो आज हमारे यूनिट का 1 का पार्ट 3rd है, आपको दिख भी रहे होगी हेडिंग, आज हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस सिस्टम का आर्किटेक्चर। एंड जैसे मैंने आप लोगों से बोला था जब हमारा सिलेबस स्टार्ट ही हुआ था कि हम हर एक वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि व्हाट एग्जैक्टली कैसे चल रही है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं विच इज़ डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर, हम आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन सिंपल से आएगा कि एक्सप्लेन द डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर। सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, कभी कभी टीचर्स को 5 मार्कर में भी दे देता है, रेयर केस होगा जब वो 10 में देगा, बट टीचर 5 मार्कर में दे देता है। आराम से क्वेश्चन 5 मार्कर में आता है। तो हमारे जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स थे, हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस, आई थिंक 3-4 क्वेश्चंस, हमने नॉट 3-4, हमने अराउंड 3 क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर लिए प्रीवियस ईयर वाले। इस वीडियो में हमारा प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक बहुत वास्ट है। बट यस, मैं ट्राई करूँगी कि जैसे हमारी यूनिट 1 कवर हो, हम उसके बाद 2 वीडियो सेपरेट बना दूँ आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के ऊपर, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ एक्चुअली में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और आपको कैसे डील करना है। क्योंकि ऑफकोर्स मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तो नहीं लगवा सकती, बट मैं आपको गिनती के कुछ क्वेश्चंस लगवा सकती हूँ, बता सकती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो दैट आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि हमें अगर आंसर लिखना है तो किस तरीके से लिखना है। क्योंकि देखो ये आपका जो सब्जेक्ट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक ऑल्सो। जस्ट वेट, यस, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक भी आपके सब वाले सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर आपसे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको कैसे लिखना है। बट अगर ये क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यूज के टाइम पे, तो ऑफकोर्स आप उनको थ्योरी नहीं बता रहे होगे, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज काम आएगी, वहाँ पे वो चीज़ काम आएगी जो मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ। जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप वहाँ पे उनको अपनी ही लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये दोनों आपको कवर करके चलना है। अपने प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करना है, प्लस आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करना है, आपको एकेडमिक वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करना है। ये जो सब्जेक्ट है इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल पूरी चीज़ हमारी जब ऑनलाइन हो गई है, सबसे बड़ा जो मेजर इशू होता है वो होता है डेटा को मैनेज करने का। ना आप वही पढ़ रहे हो विच इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि आप डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ब्यूटीफुल सेशन विच इज बेस्ड ऑन डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर। बट बिफोर लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्टली माई सेल्फ। जो लोग पहले से जानते होंगे उन्हें पता होगा, बट दिस साइड राशि रागा, यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ। तो यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट।
सबसे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे, फिर हम अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर पे चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया डीबीएमएस आर्किटेक्चर एक्चुअली होता क्या है। A database holds really important information that needs to be accessed fast and kept safe. आपको पता है जो हमारा डेटाबेस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होल्ड करते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि ऐसा मैनेज लिखा हो अपना डाटा, ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर हो कि हम उसको आसानी से उसको एक्सेस कर पाएँ और उसको हमारा सेफ रहे। किससे? आजकल साइबर थ्रेट्स वगैरह चल रहे हैं उनसे सेफ। टू मैनेज दिस डेटाबेस, इस डेटा को मैनेज करने के लिए वी नीड टू चूज अ राइट काइंड ऑफ डेटाबेस सेटअप। हमें अच्छे तरीके का डेटाबेस का सेटअप की ज़रूरत होती है, विच इज़ ए डीबीएमएस आर्किटेक्चर। तो यही होता है आपका डीबीएमएस आर्किटेक्चर। डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो डेटा है वो ढंग से मैनेज हो, जिससे आप आगे चल के उसको फास्टली एक्सेस कर पाओ, अपने डेटा को सेफ रख पाओ। तो किस तरीके से, कौन सा तरीका है जिससे आप अपने डेटा को बचा सकते हो, डेटा को कौन से तरीके से स्टोर करवा सकते हो। बेसिक जो बेस्ट डेटाबेस का सेटअप है वो कौन बताते हैं? डीबीएमएस आर्किटेक्चर। नाम से ही समझ में आ रहा है डीबीएमएस आर्किटेक्चर। क्या मतलब समझ में आ रहा है कि डीबीएमएस का आर्किटेक्चर कैसे होने वाला है, यानी कि जो हमारा डेटा है वो कैसे स्टोर होगा, उसका पूरा आर्किटेक्चर क्या होगा। ये This architecture decide how the database is built and organized and also control how users connect to it and do things like reading or updating data. ये जो आर्किटेक्चर यही डिसाइड करता है कि आपका डेटाबेस कैसे बिल्ड होगा, कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, अपना डेटा वहाँ पे कैसे रखेंगे, और ये देखेंगे कि जो हमारे यूजर हैं उनको हम कैसे एक्सेस दे रहे हैं, कि कब वो अपना डेटा को पढ़ सकते हैं, कब वो अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं, कब वो डेटा को अपना अपडेट कर सकते हैं। मतलब डीबीएमएस का आर्किटेक्चर मुझे बताएगा, जैसे मैं यूजर हूँ वो मुझे बताएगा कि मुझे कब कब एक्सेस दे सकते हूँ, कि मैं अपने चीज जो डेटा है उसको एक्सेस कर पाऊँ, उसमें कुछ अपडेट्स कर पाऊँ। वो कौन बताता है? डीबीएमएस आर्किटेक्चर। नाउ स्कीमा इज लाइक अ प्लान और अ मैप ऑफ द डेटाबेस। देखो जब मैंने आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने स्कीमा का जिक्र किया था। मैंने बोला था ये आपका अलग से टॉपिक तो नहीं है, बट आपको छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कभी भी आपसे पूछी जाती है। तो स्कीमा क्या होती है? स्कीमा इज जस्ट लाइक अ, मैंने आपको बोला था कि पूरे स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, जो मैंने आपको बोला था स्ट्रक्चर बोल दो, या फिर आप उसको क्या बोल दोगे? प्लान बोल दोगे या मैप बोल दोगे। किसका? डेटाबेस का। थोड़ी राइटिंग को मैनेज कर लेना, थोड़ा मैं ढंग से लिखने का ट्राई कर रही हूँ। तो स्कीमा क्या? स्ट्रक्चर हो गई, प्लान हो गई, मैप हो गई कि डेटाबेस आपका कैसे दिखेगा, कैसे सब कुछ होगा। इट शो हाउ डेटा इज अरेंज, आपका डेटा कैसे अरेंज है, व्हाट टेबल्स या कितनी टेबल्स हैं, कितने कॉलम्स होंगे, उन टेबल्स आपस में कनेक्ट कैसे हैं। Having a clear schema makes the database easier to work and help the system run better and faster. जब आपके पास एक क्लियर स्कीमा होगा ना कि हाँ अच्छा हमारा इतनी टेबल्स बन रही हैं, इतने कॉलम्स हैं, ऐसे टेबल्स आपस में कनेक्ट होंगी, तो वो इतना बढ़िया बना देता है सिस्टम को कि सिस्टम फटाक से आपका चल रहा है, फटाक से आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, और किस में आपका डेटा वहाँ सिक्योर भी है। अगर मैं इस पूरे इन शॉर्ट मैं अगर ये बोलूँ, मैं आपको क्या बोलूँ, एक मिनट, यस, अगर मैं बोलूँ कि इस पूरे इन शॉर्ट का क्या मतलब रहा, ठीक है, क्या बेसिक मतलब रहा जो हमने पढ़ा कि डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या है, सब कुछ अगर मैं आपको एक ओवरऑल समरी दूँ तो सबसे पहले वर्ड आता है स्कीमा। क्या है स्कीमा? क्या आपके स्ट्रक्चर बोल लो, प्लान बोल लो, मैप है आपका डेटाबेस का जो बताते हैं कि आपकी टेबल्स कैसे कनेक्ट होंगी एक दूसरे से, पर्टिकुलर टेबल में कितने रोज होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, कैसे डेटा अरेंज हो रहा है, कौन बताता है? स्कीमा। अगर हमारे पास एक प्रॉपर स्कीमा है किसी डेटाबेस का तो हमें पता, हम उस डेटाबेस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली हम उसको अपडेट कर सकते हैं, और जब भी हमारा वहाँ पे डेटा कैसा होगा? सिक्योर होगा। अब डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या बोलते हैं? ये बोलता है कि आपका डेटा किस तरीके से अरेंज किया जाए, कौन सा बेस्ट वे होगा डेटा को अरेंज करने का, जिससे आप इसको इजीली एक्सेस कर पाओ, डेटा आपका सेफ भी रहे। जब चाहे आप आर्किटेक्चर आपको बताते हैं कि डेटाबेस कैसे बना है, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम डेटा को, जो पर्टिकुलरली डेटाबेस यूजर्स हैं, जो हम जैसे यूजर्स हैं, वो उनको कब एक्सेस कर सकते हैं, सो दैट मैं अपना डेटा अपडेट कर लूँ, डेटा को डिलीट कर लूँ, इंसर्ट कर लूँ। तो ये कौन बताता है? ये बताता है हमारा कौन? डीबीएमएस आर्किटेक्चर। तो इसमें दो ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, विच इज डीबीएमएस आर्किटेक्चर एंड दी स्कीमा, जो आपको आई थिंक समझ आती होगी। तो ये है हमारी डेटाबेस आर्किटेक्चर की कहानी। कोई पूछे तो आप आसानी से इसको बता सकते हो कि क्या है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम्स में लिखना ही लिखना है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू नीड देयर आर डिफरेंट डीबीएमएस आर्किटेक्चर। याद रखना 3 डिफरेंट टाइप के आपके कौन होते हैं? डीबीएमएस आर्किटेक्चर होते हैं। फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर, सेकंड टायर आर्किटेक्चर एंड थर्ड टायर आर्किटेक्चर। ये आपके क्या है? टाइप्स हैं किसके? डीबीएमएस आर्किटेक्चर के। ये आपको क्या याद रखने हैं?
मेक श्योर करना कि आप ये चीज़ ना भूलो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो ये क्या है, टाइप्स है डीबीएमएस आर्किटेक्चर के। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा वन टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। नाम से आपको समझ में आएगा, अभी मैं थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगी तो वो चीज़ आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगी कि व्हाट एग्जैक्टली वन टायर आर्किटेक्चर इज। इन वन टायर आर्किटेक्चर एवरीथिंग हैपेंस ऑन वन सिंगल कंप्यूटर। नाम से समझ में आ रहा है, एक टायर आर्किटेक्चर यानी कि जो भी सारे कारनामे होंगे वो किस पे होंगे, सिर्फ सिंगल कंप्यूटर पे होंगे। एवरीथिंग हैपेंस ऑन वन सिंगल कंप्यूटर। द यूजर, द एप्लीकेशन, द डेटाबेस ऑल लिव ऑन द सेम मशीन। जो हम यूजर हैं, जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हो, जो डेटा है, वो सब एक ही मशीन पे रहने वाला है। दिस मीन्स यू डोंट नीड अ नेटवर्क और सेपरेट सर्वर टू वर्क विद द डेटा। इसका मतलब ये आपको कोई सेपरेट नेटवर्क की जरूरत नहीं है, सेपरेट सर्वर की जरूरत नहीं है जिससे आपने अपने डेटा के साथ काम कर पाओ। क्यों? क्योंकि जो सारी चीजें आपके सिंगल कंप्यूटर पे होती हैं। यूजर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, जो डेटाबेस है, सब किस पे होता है, सेम मशीन पे होता है। Think about writing something like Microsoft Excel. You open it, enter your data and save it and everything is done on your own computer. सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने एक्सेल शीट देखी होगी। आप इसको ओपन करते हो, अपने डेटा उसमें एंटर किया, सेव किया और रख दिया। तो आपने सारा काम किस पे करा, अपने ही तो लैपटॉप पे करा। तो वो कैसा आर्किटेक्चर हो गया, वो हो गया वन टायर आर्किटेक्चर। यानी कि जो भी आपने चीज करी है वो किस पे करी है, अपने ही सिंगल कंप्यूटर पे करी। इट इज सिंपल, ये बहुत ज्यादा सिंपल, डज नॉट रिक्वायर एनी कॉम्प्लिकेटेड सेटअप। उसके लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड सेटअप की जरूरत नहीं, जस्ट इनफ है कि अगर आपके पास आपका लैपटॉप है। दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इज गुड फॉर स्मॉल टास्क व्हेन ओनली वन पर्सन इज वर्किंग ऑन द डेटा। ये कब आपके लिए ठीक है, जब आपके स्मॉल टास्क हैं, बहुत छोटे छोटे काम है तो उनके लिए ठीक है। या ओनली वन पर्सन इज वर्किंग, जब एक पर्सन अपना काम कर रहे डेटा पे, उसके लिए ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स इसलिए लिख रही हूँ जिससे आप अपनी कॉपी पे लिख सको, दिस इज द की पॉइंट्स। ओनली वन पर्सन इज वर्किंग ऑन द डेटा। या फिर और एक ये भी है कि आपके बहुत ज़्यादा सिंपल है, नो कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है। अगर आप ये की पॉइंट्स याद रखोगे ना, आपको फुल नंबर दिए जाएंगे। नो कॉम्प्लिकेटेड आपका क्या था, सेटअप। इजी टू यूज है, कोई दिक्कत नहीं होती, सिंपल है, आप आसानी से उसको यूज कर सकते हो। एंड डज नॉट रिलाई ऑन एक्सटर्नल सर्वर्स। इट्स इम्पॉर्टेंट। देखो मैं इसलिए दोबारा लिख रही हूँ कि आप भी लिख लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरीके से मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे देती जा रही हूँ। देखो ये इजी टू यूज है और इनको एक्सटर्नल सर्वर या इंटरनेट कनेक्शंस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास आपका लैपटॉप है, दैट इज मोर देन इनफ। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे की पॉइंट्स बताए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट टाइम आर्किटेक्चर। आप अपनी कॉपी पे साइड में लिख लेंगे। एंड फिर एक ही डायग्राम भी क्या बता रहा है, आपका लोकल डेटाबेस एप्लीकेशन सब क्या सिंगल डिवाइस पर ही है। यानी कि मैं बोल दूँ यूजर हो गए, एप्लीकेशन हो गई, और जो आपका डेटा है वो सब किस में, सेम आपका डेटा किस सब में पड़ा हुआ है, सेम मशीन में पड़ा हुआ है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं वन टायर आर्किटेक्चर। समझ में आ गया होगा व्हाट एग्जैक्टली वन टायर आर्किटेक्चर इज। डीबीएमएस आर्किटेक्चर बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और वन टायर आर्किटेक्चर भी क्या होता है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि भाई एडवांटेजेस क्या है वन टायर आर्किटेक्चर के। तो कुछ बेनिफिट्स हमारे वन टायर आर्किटेक्चर के वो हम देखते हैं। सिंपल सेटअप है, इजीएस्ट आर्किटेक्चर टू सेटअप बिकॉज एवरीथिंग रन्स ऑन जस्ट वन कंप्यूटर। सबसे सिंपल सेटअप है, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें तो एक ही आपके कंप्यूटर पे चल रही है ना, चाहे वो यूजर हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो डेटाबेस हो, सब किस पे चल रहा है, एक ही आपके सिस्टम पे चल रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव है, सिंस यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा हार्डवेयर सर्विस, इट इज चीपर टू यूज। आपको बाहर के कोई इंटरनेट कनेक्शंस या बाहर के हार्डवेयर सर्विसेज की नीड नहीं है, तो ये बहुत इजी टू यूज है। आप चीपर है, खुद की दम पे आप कर लोगे। Easy to use, it is quick to install and works well for small projects or personal use। बहुत easy है इंस्टॉल करना, अगर आपको अपने छोटे काम के लिए चाहिए या स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वन टायर आर्किटेक्चर। समझ में आ गया वन टायर आर्किटेक्चर क्या है, एडवांटेजेस क्या है। बट अब किसी चीज़ के अगर एडवांटेजेस होते हैं तो किसी चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है वन टायर आर्किटेक्चर के। Single or user only one person can use the system at a time. It is not made for the multiple users or teamwork। ये टीम वर्क के लिए नहीं बना, ये मल्टीपल यूजर्स के लिए नहीं बना। अगर जैसे मेरे सिस्टम है तो सिर्फ मैं ही काम कर सकती हूँ, अगर चाहेगा कि कोई और चाहेगा कि 2-3 लोग चाहें कि एक साथ काम करें, नहीं कर सकता है।
तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपको पता है आजकल की अगर आप कंपनीज में जाओगे तो सब ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं, राइट। तो सब एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो इसके लिए आर्किटेक्चर अच्छा नहीं है, क्योंकि वो क्या सपोर्ट करता है, ओनली वन पर्सन वन एट अ टाइम। तो दिस इज नॉट गुड वन टायर आर्किटेक्चर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल यूजर है ओनली। weak security because everything is on the same machine, हर एक चीज आपकी एक ही मशीन पे है। if someone get access to the computer they can easily access the data and that, क्योंकि हर चीज आपकी सेम मशीन पे है। अगर तो यस, आपके आजकल सारी चीज़ें आपकी सेम मशीन में हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि अगर बाय चांस अगर किसी ने आके आपका लैपटॉप यूज़ कर लिया तो वो आपके डेटा को भी एक्सेस कर सकता है, वो आपकी सारी एप्लीकेशंस को भी एक्सेस कर सकता है। तो उसमें क्या है, वीक सिक्योरिटी वाला फंडा आ जाता है। थर्ड है नो सेंट्रल कंट्रोल, डेटा इज स्टोर्ड ओनली ऑन दैट वन मशीन, सो देयर इज नो सेंट्रल प्लेस टू मैनेज और बैकअप द डेटा। डेटा आपका ना सिर्फ एक ही मशीन पे स्टोर है। अगर बाई चांस आपकी मशीन को कुछ भी सिस्टम क्रैश हो जाए, फेलियर हो जाए, तो आप अपने डेटा को कहीं भी बैकअप या रिकवरी नहीं ले सकते हो। डिफिकल्ट टू शेयरिंग डेटा विद अदर इज टफ सिंस इट इज सेव्ड लोकली ऑन जस्ट वन डिवाइस। अब अगर आप चाहो तो अपना डेटा किसी को चाहते हो शेयर कर दो, तो वो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो पूरा डेटा है वो किस पे स्टोर है, एक ही आपकी सिंगल मशीन में स्टोर है। तो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस जो हम फेस करते हैं कब, इन द वन टायर आर्किटेक्चर। तो आई होप आपको वन टायर आर्किटेक्चर क्या होता है समझ में आ गया होगा, उसके एडवांटेजेस क्या है वो भी समझ में आ गए होंगे, एंड उसके डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी समझ में आ गए होंगे। हमारे 3 टाइप्स के आर्किटेक्चर होते हैं, जिसमें से हमारा वन टायर आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के आर्किटेक्चर की, विच इज सेकेंड टायर आर्किटेक्चर। अब सोचने वाली बात है कि आपके फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर में सिर्फ एक सिंगल मशीन थी, सेकेंड टायर में क्या होगा, 2 होंगी कुछ। लेट्स सी क्या होता है। The second tier architecture is like a simple client server model। मैंने बताया ना 2, यहाँ पे 2 ही है आपकी, कौन, क्लाइंट सर्वर मॉडल। आई होप आपने क्लाइंट सर्वर मॉडल बहुत बड़ा होगा जब आपने 2D डेवलपमेंट वाले सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे आपके कॉलेज में, तो उसमें ये आराम से आया है। तो जो आपके सेकेंड टायर आर्किटेक्चर है वो किस पे बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे है। Here the application on the user side, जैसे मैंने कुछ भेजी एप्लीकेशन जिसको मैं क्लाइंट बोलती हूँ खुद को, टॉक्स डायरेक्टली टू दी डेटाबेस सर्वर। मैं डायरेक्टली डेटाबेस से बात कर सकती हूँ। मैं कौन हूँ, क्लाइंट है। अब वहां से जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है वो कौन है, सर्वर। आई होप आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल क्लियर होगा, मैं मान के चल रही हूँ, बट अगर आपको नहीं है तो मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। मैं हूँ क्लाइंट, क्यों, क्योंकि मैं आपको भेज रही हूँ, एप्लीकेशन भेज रही हूँ, और वहां से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कौन है, सर्वर है। तो जो हमारा सेकंड टायर आर्किटेक्चर है वो किस पे बेस्ड है, सिंपली आपके क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन होते हैं यूजर साइड, वो डायरेक्टली टॉक टू दी डेटाबेस सर्वर, यानी कि मेरी जो एप्लीकेशन है, मैं जो हूँ क्लाइंट, मैं डायरेक्टली अपने डेटाबेस से बात कर सकती हूँ। टेक्नोलॉजीज लाइक ODBC और GDBC हेल्प दिस कम्युनिकेशन। अब आपके आई थिंक ODBC और JDBC, जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक JDBC आपकी जावा में यूज होते हैं, एंड ODBC आपकी C++ में यूज होती है, एंड माइट भी आपकी चीजें शफल भी हो सकती है, तो एक बार चेक कर लेना, बट ये इधर यूज होती है। तो टेक्नोलॉजीज जो होगी आपकी ODBC JDBC वो हेल्प करती है कम्युनिकेशन में, इसके थ्रू आप बात कर सकते हो डेटाबेस से। द सर्वर हैंडल थिंग्स लाइक प्रोसेसिंग क्वेरीज एंड मैनेजिंग ट्रांजेक्शन। सर्वर क्या हैंडल करते हैं, जो मैंने उसको क्वेरी दी कि मुझे उन स्टूडेंट की लिस्ट निकाल के दो जिनके 50 से ऊपर नंबर है, तो मैंने उसको क्वेरी दी, वो प्रोसेस करता है। जो मैंने ट्रांजेक्शन करे उसको प्रोसेस करता है सर्वर। द क्लाइंट रन द यूजर इंटरफेस एंड द एप्लीकेशन लॉजिक। क्लाइंट क्या काम करते हैं, क्लाइंट जो आपके यूजर के इंटरफेस है, जो उसने मांगा है वो संभालते हैं, और जो एप्लीकेशन की लॉजिक है वो। तो यहाँ पे काम बटे बटे हैं कि भाई हमारा जो सर्वर है वो क्या करेगा, वो हमारे ट्रांजेक्शन देखेगा, ठीक है, और जो क्वेरीज आई हैं वो क्वेरीज देखेगा आपका कौन, सर्वर। क्लाइंट क्या देखेगा, क्लाइंट आपके यूजर की इंटरफेस को देखेगा, और जो एप्लीकेशन लॉजिक है वो देखेगा। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, एक एक लाइन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो। द क्लाइंट कनेक्ट टू दी सर्वर टू आस्क फॉर डेटा और सेंड अपडेट्स। क्लाइंट है कब कनेक्ट होता है सर्वर से, जब उसको कोई डेटा मांगना होता है या अपडेट्स भेजने होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, थिंक ऑफ अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, a small school. The staff uses a program on the computer to search for books to check a due dates. अब एक मान के चलो आपके जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, आपके कॉलेज में लाइब्रेरी होगी, आप उसको मान लीजिए छोटा सा स्कूल है वो, ठीक है, वहां का जो लाइब्रेरी का स्टाफ है वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर टू सर्च फॉर बुक्स। उसने प्रोग्राम लिखा कंप्यूटर पे जिससे कि वो पर्टिकुलरली बुक को सर्च कर पाए या उसकी ड्यू डेट देख पाए। और ये जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली किससे बात करेगा, डेटाबेस सर्वर से, वेयर ऑल दी बुक रिकॉर्ड्स एंड यूजर इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड। देखो नहीं आया होगा समझ में, थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, मैं वहाँ के एक स्टाफ मेंबर हूँ, मेरे पास आप है, आपने बोला कि मैम हमें पर्टिकुलरली डैश बुक का देखना है, तो मैंने अपने लैपटॉप पे अपने कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम लिखा जो मुझे बताएगा कि वो पर्टिकुलर बुक एक्सेस है मेरे पास, वो पर्टिकुलरली बुक मेरी लाइब्रेरी में अवेलेबल है अभी करंट टाइम पे, और उसकी ड्यू डेट क्या है। तो जो वो मेरा प्रोग्राम था जो मैंने लिखा, उसने डायरेक्ट किससे बात करी, मेरे डेटाबेस से, सर्वर से। क्यों? क्योंकि वहां पे डेटाबेस के सर्वर में सारे बुक का रिकॉर्ड स्टोर है, सब कुछ वहाँ रिकॉर्ड है। तो वहां पे उसने बात करी और फिर जो भी अपडेट्स होंगी उसने मुझे भेजी। तो मेरा जो प्रोग्राम था उसने डायरेक्टली किससे बात करी, डेटाबेस से बात करी। तो यही हो गया हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसी को हम बोलते हैं सेकंड टायर आर्किटेक्चर। आई होप आपको क्लियर होगा, इतना कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ रही होगी। अब एक बार देख लेते हैं कि काम कैसे करता है। सबसे पहली लेयर होती है क्लाइंट लेयर। दिस इज व्हाट द यूजर सी, जो हम देखते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि आपका डेस्कटॉप ऐप हो गया लाइब्रेरी स्टाफ के लिए। सेकंड होती है आपकी डेटाबेस लेयर। दिस इज द सर्वर दैट स्टोर्स ऑल द डेटा लाइक बुक, यूजर्स, ट्रांजैक्शंस। तो ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर होता है। जब पर्टिकुलरली यूजर सर्च करता है पर्टिकुलरली बुक के लिए, तो वो क्लाइंट अब सेंड करता है रिक्वेस्ट डेटाबेस को, फिर प्रोसेस करता है जो आंसर आता है। मैंने बताया ना कि मैं हूँ क्लाइंट, मैंने डेटाबेस से इंटरैक्ट कर रही हूँ, मैं जो दिखाई दे रहा है वो यूजर का इंटरफेस है। आप मेरे पास आते हो, आपने बोला मैम हमें डैश वाली बुक चाहिए, राइट। तो अब क्या हुआ, मैंने प्रोग्राम लिखा, वो मेरे जो डेटाबेस है उससे सर्वर से बात करेगा, इंटरैक्ट करेगा और फिर प्रोसेस करके आंसर देगा। तो ये क्या है, हमारी डेटाबेस लेयर है। एंड सेंड बैक द रिजल्ट। दिस वे क्लाइंट हैंडल करता है इंटरफेस को, सर्वर टेक केयर करता है स्टोरिंग और रिट्रीविंग डेटा। तो इसलिए मैंने बोला जो सर्वर है आपका, जो डेटा आप हैंडल मतलब उसको भेज रहे हो, वो आपको भेज रहे हो, वो उसको हैंडल कर रहा है, और क्लाइंट जो दिखा रहा है वो इस इंटरफेस को हैंडल कर रहा है। एक बार हम इससे और समझेंगे, जैसे क्लाइंट है ये हमारे, ये है सर्वर हमारा डेटाबेस सिस्टम है जो उसको हैंडल कर रहा है। क्लाइंट यूजर को और एप्लीकेशन को हैंडल कर रहा है, और जिसके थ्रू ही कनेक्टेड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क। बेसिकली यहाँ पे आपका, अगर मैं मोटा हिसाब लगाऊं तो आपका कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, यहाँ पे आपका मॉडल यूज हो रहा है क्लाइंट सर्वर मॉडल, और कोई सा बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, मैंने सेकंड टायर आर्किटेक्चर क्या है, मैं जो हूँ क्लाइंट हूँ, मैंने उसमें अपने प्रोग्राम लिखा पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। मेरा जो प्रोग्राम है वो डेटाबेस से इंटरैक्ट हुआ, डेटाबेस ने जो सर्वर से बात करी और वहाँ से जो भी रिकॉर्डेड आइटम्स है उसने मुझे भेजे। दैट इज बेसिकली द क्लाइंट सर्वर मॉडल। वहाँ पे क्या क्या रोल प्ले हो रहे हैं, क्लाइंट का रोल प्ले है, डेटाबेस का रोल प्ले हो रहा है और सर्वर का रोल प्ले है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है सेकंड टायर आर्किटेक्चर के। क्विक एक्सेस, सिंस द क्लाइंट कनेक्ट डायरेक्टली टू द डेटाबेस, क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है तो उसको फास्ट एक्सेस होती है, और जो डेटा रिट्रीवल फास्ट होता है क्योंकि वो सर्वर का वेट नहीं कर रहा कि मुझे रेस्पॉन्स है, वो डायरेक्टली डेटाबेस से बात कर रहा है। Scalable, you can scale it up by adding more users or upgrading your system hardware without too much trouble. अगर आपको चाहते हो कि मेरा सिस्टम और स्केलेबल बन जाए, मैं और लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि जो वन टायर था सिर्फ ओनली 1% के लिए था, बट सेकंड टायर चाहते हैं कि मैं और को कनेक्ट कर पाऊँ, तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, उसमें और हार्डवेयर ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लो कॉस्ट, इट इज मोर अफोर्डेबल कंपेयर टू दी 3 टायर मल्टी टायर सिस्टम। अगर हम बात करें तो ये अफोर्डेबल है एज कंपेयर टू दी 3 टायर आर्किटेक्चर, या फिर आजकल जो और कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर आ गए उससे, तो एटलीस्ट हमारा ये अफोर्डेबल है, स्पेशली अगर हमें स्मॉलर सेटअप चाहिए तो। Easy to deploy, setting up a 2 tier system is simple and quicker than more complex architecture. मैंने बताया ना, इजीली आप इसको लगा सकते हो। अगर हम बात करें 3 टायर की और कॉम्प्लेक्स की, तो वो थोड़े कॉम्प्लेक्स है, बट ये आपके सिंपल है, आप आसानी से लगा सकते हो। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिजाइन विद ओनली 2 मेन पार्ट्स, क्लाइंट एंड सर्वर। इट इज इजियर टू वर्क एंड अंडरस्टैंड इट, बिकॉज क्लाइंट एंड सर्वर है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आप उसको आराम से काम कर सकते हो। Now we are talking about disadvantages of 2 tier architecture. First, not great for large scale. When too many users are connected, the system may slow down because the server can't handle so many requests at once. ये अभी भी इतना अच्छा एडवांस नहीं है। बाय चांस अगर आपने बहुत सारे यूजर्स एक साथ कनेक्ट कर दिए तो मे भी चांसेस है कि आपका सिस्टम स्लो हो जाए, क्योंकि सर्वर इतने ज़्यादा यूजर्स अभी हैंडल नहीं कर सकते एक बार में। Security risk, since the client connect directly to the database, it is more exposed to security threats like unauthorized access or data leaks.
यहाँ पे सिक्योरिटी इस मामले में क्योंकि हम जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली एक्सेस कर पाए डेटाबेस को, तो यहाँ पे ये है कि बाय चांस अनऑथराइज्ड एक्सेस भी हो सकता है कि कोई किसी और का भी डेटा देख सकता है. The client and database are closely tied, so if there is a change in the database, the client application might also need updates. क्योंकि जो हमारा क्लाइंट है वो डेटाबेस है वो आपस में डायरेक्ट इंटरेक्ट कर लेते हैं, तो अगर कुछ भी आपको डेटाबेस में चेंज करना पड़ेगा तो क्लाइंट की एप्लीकेशन को भी अपडेट की नीड होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आपका क्लाइंट और यहाँ पे आपका डेटाबेस आपस में कनेक्टेड है, तो अगर डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस हुए हैं तो जो क्लाइंट की एप्लीकेशन है उसमें भी आपको चेंज करने पड़ेंगे. Tough to maintain as more users join in, more systems are added. It becomes harder to manage updates or make changes without affecting everything. जब बहुत सारे लोग सेम सिस्टम को ज्वाइन करेंगे तो वो हार्ड हो जाता है मैनेज करना सारे अपडेट्स को, सारे चेंजेस को, जिससे कुछ भी हमारा इफेक्ट ना हो. तो ये थे हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस जो हमें पता होने चाहिए किसके, 2 टायर आर्किटेक्चर के. आई होप अब आपको 1 टायर आर्किटेक्चर 2 टायर आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और हमने उसके साथ में हमने डायग्राम भी देखा. बढ़ते हैं लास्ट की तरफ विच इज 3 टायर आर्किटेक्चर. नाम से समझ में आ रहा होगा कॉम्प्लेक्स होने वाला, कुछ तगड़ा होने वाला है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है. तो चले देखते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर क्या है. इन 3 टायर आर्किटेक्चर देयर इज एन एक्स्ट्रा लेयर बिटवीन द यूजर एंड डेटाबेस. फॉर एग्जांपल ये है हमारे यूजर बेस और ये है हमारा डेटा, तो इसके बीच में एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है. याद रखो 1 टायर आर्किटेक्चर में क्या था, सिर्फ एक सिंगल आपका लैपटॉप या कंप्यूटर या सिस्टम था. 2nd टायर आर्किटेक्चर में क्या था, आपके पास क्लाइंट सर्वर मॉडल था. बट 3 टायर में क्या है कि जो यूजर है और जो डेटाबेस है उसके बीच में क्या है, एक आपकी एक्स्ट्रा लेयर है. ये याद रखना है. द क्लाइंट डज नॉट टॉक टू द डेटाबेस डायरेक्टली. जब हमारा जो क्लाइंट है यहाँ पे अब डायरेक्टली बात ही नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि उसके बीच में एक एक्स्ट्रा लेयर आ गई है, तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता. Instead, there is a middle layer called the application server that handles communication between the two. जो बीच की लेयर होती है हम उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं, जो हैंडल करता है कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में. किन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हैंडल करते हैं, जो हमारे यूजर है और जो हमारा डेटाबेस है, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कौन हैंडल करते हैं, ये. इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा एप्लीकेशन सर्वर. देखो ये छोटी छोटी ही चीज है जो आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है. This middle layer take the user's request, process it and then send to the database. ये middle layer क्या करती है कि मेरी कोई रिक्वेस्ट है तो वो ले लेगी, वो उसको प्रोसेस करेगी और उसको किसको भेज देगी, डेटाबेस को भेज देगी. आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा, जो भी डेटाबेस हमें रिजल्ट देगा वो उस रिजल्ट को कलेक्ट करेगी, फिर प्रोसेस करेगी, अगर जरूरत हुई फिर वापस वो यूजर को भेज देगी. This setup makes everything more organized and efficient, especially useful in big system like website or apps with lot of users. ये जो हमारा एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है. जब हम इसको बड़े सिस्टम्स में यूज़ करते हैं फॉर द वेबसाइट फॉर द ऐप्स, तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होती. आपका डेटा सेफ रहता है, बहुत सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसने यूजर और डेटाबेस के बीच में एक और एक्स्ट्रा लेयर लगा दी विच वी कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर. तो एप्लीकेशन सर्वर, तो वो क्या करता है, यूजर अगर कुछ भी रिक्वेस्ट भेजेगा तो एप्लीकेशन सर्वर लेगा, फिर एप्लीकेशन सर्वर आपको डेटाबेस को भेज रहा है, डेटाबेस से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो एप्लीकेशन सर्वर ले रहा है, फिर वो यूजर को भेज रहा है. तो मीडिएटर का काम कर रहा है. जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होती है जिनको ई कॉमर्स, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट उठा लो, चाहे तो आप अमेजोन उठा लो, मीशो उठा लो, मिंत्रा उठा लो, फ्लिपकार्ट, नाइका, कुछ भी उठा लो. जो सबसे पहले यूजर लेयर है, जो हम है क्लाइंट, यू ओपन द वेबसाइट, हमको ये ओपन करते वेबसाइट, सर्च करते प्रोडक्ट को, फिर ऐड टू कार्ट कर देते हैं. एप्लीकेशन लेयर जो बीच में है सर्वर और आपकी डेटाबेस और यूजर के बीच में, वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि आइटम अवेलेबल है या नहीं. पता चले स्टॉक में ही नहीं और हम उसको बोल रहे हैं यूजर को हाँ स्टॉक में है. कैलकुलेट करते हैं टोटल कितना आपका टोटल अमाउंट हो गया, फिर डिस्काउंट भी अप्लाई करते हो, फिर बताते कि भैया आपको जो फाइनल अमाउंट देना है ना कि 2567 देना है, जो भी देना है ये है. डेटाबेस लेयर जो बैकएंड में, वो क्या काम करे, जो सारे इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, जो आपके कार्ट आइटम्स है, जो पास्ट ऑर्डर्स आपने प्लेस करे हैं, सबका आपका डेटा रखती है. दिस सेटअप इज कॉमनली यूज्ड इन लार्ज वेब एप्लीकेशन बिकॉज इट इज सिक्योर, मोर मैनेजेबल and works smoothly even when many users are active at the same time. तो उसने क्या करा, उसने तो लिया, उसने सब कुछ आपको बताया, डेटा हमारा सब कुछ सेव है कि हमने पास्ट में जो ऑर्डर्स करे हैं वो भी हमें पता है. क्यों? क्योंकि ये इस तरीके का जो 3 टायर आर्किटेक्चर आपको सबसे ज्यादा जो बेनिफिट देता है, कहाँ देता है, आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े जो आपके डेटा रखती है, जिससे कि आपका डेटा सिक्योर है, मैनेजेबल है, जिससे आपको जब भी आपको डेटा की जरूरत पड़े आप ले सकते हो. तो 3 टायर आर्किटेक्चर बहुत बेस्ड है सेम टाइम पे. जैसे देखो
क्लाइंट है, सर्वर है, क्लाइंट ने यूजर दिया एप्लीकेशन क्लाइंट, बट एक बीच में ये लेयर ऐड हो गई विच इज एप्लीकेशन सर्वर, ये आपका मीडिएटर का काम कर रही है। यहाँ पे आपका डेटा सेफ है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम, यूजर अगर कुछ भी भेजेगा तो सबसे पहले इसके पास जाएगा, फिर वो इसको भेजेगा। डेटाबेस अगर कुछ भेजेगा तो सबसे पहले एप्लीकेशन सर्वर, देन वो यूजर को भेजेगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है किसका, 3 टायर आर्किटेक्चर का हमारे क्या है, पूरा का पूरा प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट एग्जैक्टली 3 टायर आर्किटेक्चर इज। अब हम इसके फिर से कुछ एडवांटेजेस देखेंगे कि हमारे भैया 3 टायर आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट है बेटर स्केलेबिलिटी, सिंस द एप्लीकेशन इज स्प्लिट अक्रॉस डिफरेंट लेयर्स, आपकी क्लाइंट अलग हो गया, सर्वर अलग हो गया, तो इट इज इजियर टू मैनेज एंड स्केल, आप आसानी से उसको मैनेज कर सकते हो। यू डोंट नीड टू क्रिएट अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ईच यूजर एंड द डेटाबेस, अब आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सिक्योरिटी वाला जो फंडा था कि बाई चांस हम किसी को अनऑथराइज्ड एक्सेस भी दे सकते हो, तो वो वाली चीज भी नहीं है। विच हेल्प्स इन हैंडलिंग मोर यूजर्स स्मूथली, जिससे कि आप बहुत सारे यूजर्स को हैंडल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट अब कनेक्शन नहीं बैठा रहे हो यूजर और डेटाबेस के बीच में, तो बेटर स्केलेबिलिटी है। डेटा इंटीग्रिटी यहाँ पे मेंटेन्ड है, जो हमारी मिडिल लेयर है जिसको हम एप्लीकेशन सर्वर बोल रहे हैं, जो हमारा फिल्टर का काम कर रही है, वो चेक करती है और प्रोसेस करती है डेटा को जब भी वो आपको डेटाबेस को भेजती है। रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रॉन्ग और करप्ट डेटा बीइंग सेव्ड, मतलब जो आपने कुछ भी आपने रिक्वेस्ट करी, सबसे पहले वो किसके पास जाते हैं, आपके एप्लीकेशन लेयर के पास जाते हैं, वो फिल्टर का काम कर रही है, वो चेक करती है जो आपने डेटा भेज रहे हैं और जो आप डेटा प्रोसेस कर रहे हैं वो डेटाबेस तक पास में पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा। चांस ऑफ करप्ट डेटा की वो डेटा खराब हो, वो डेटा आपका काम करना हो, वो उसको चांस को क्या कर देते कम, क्योंकि हमारा किसका काम कर रही है, ये हमारा फिल्टर का भी तो काम कर रही है ना, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमें डेटा चाहिए वो हमें दे रही है। इम्प्रूव करिए सिक्योरिटी, क्लाइंट कांट एक्सेस डायरेक्टली एक्सेस द डेटाबेस इन दिस सेटअप, क्लाइंट्स डायरेक्टली अपने डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर है वो बीच में बैठा है, जो सेंड करता है और रिट्रीव करता है जो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही, जिससे क्या होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस लिमिट होगी और आपका डेटा सेफ है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि अब बीच में एक फिल्टर आ गया जिससे आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो आपका डेटा सेफ है। आपको जितना डेटा चाहिए होगा आप उससे रिक्वेस्ट करो, वो आपको उतना ही डेटा लाके देगा। तो यहाँ पे क्या हमारी सिक्योरिटी इंप्रूव हो गई, विच इज द बेस्ट। क्यों? क्योंकि हर एक यूजर को अपनी सिक्योरिटी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है अगर हम उसको 2 टायर से कंपेयर करें। ये जो सेटअप है कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट्स आ गए। पहले तो क्या था, पहले एक सिंगल मशीन थी 1 टायर में, 2 टायर में क्या हुई, सिर्फ क्लाइंट सर्वर थे, बट 3 टायर में क्या है, क्लाइंट हो गया, ऐप सर्वर हो गया और डेटाबेस हो गया मैनेज करने के लिए। इट टेक्स मोर प्लानिंग एंड सेटअप, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। Harder communication, since the client does not directly talk to the database, it can sometimes to be tricky to manage how data flows between layers. यहाँ पे डायरेक्टली आप कोई भी क्लाइंट बात नहीं कर सकता डेटाबेस से, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कि आपको ना पता चले आपका डेटा कैसे फ्लो कर रहा है। Slower response time, because every request now has to go through the application server. The system may respond a little slower than simple architecture. थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजोगे वो सबसे पहले किसके पास जाएगी, एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगी, वो उसको प्रोसेस करेगा, फिर वो डेटाबेस को भेजेगा, डेटाबेस फिर उसको आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजेगा लेयर को, फिर लेयर प्रोसेस करेगी, फिर वो आपको भेजेगी। तो ये टाइम टेकन प्रोसेस हो सकती है आपकी। More expensive, you need more resources, hardware, software and skill profession to build and maintain all 3 layers. So the overall cost of this setup is higher. पूरी ओवरऑल कॉस्ट सेटअप इसकी हायर है। क्यों? क्योंकि आपको हार्डवेयर चाहिए होंगे, स्किल्ड यूजर चाहिए होंगे जो आप सब प्रॉपर तीनों पार्ट्स को मैनेज कर पाए। तो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ 3 टायर आर्किटेक्चर। हर किसी के आपके अलग खुद के एडवांटेज हैं, खुद के डिसएडवांटेजेस हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू रियली एंजॉयड द लेक्चर, बहुत मजा आया होगा। आज हमने एक और टॉपिक खत्म किया है विच इज डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको बोल रही हूँ, एग्जाम्स में पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन ही उठ के आता है। एंड यस, आज हमने कुछ भी PYQs नहीं करे बिकॉज ऑफकोर्स यही वाला लेक्चर हमारा काफी लेंदी हो गया। वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। बट यस, जो मैंने आपसे बोला कि हम कुछ सेपरेट 1 या 2 लेक्चर्स वी आर ट्राइंग टू डू, जिससे हम आपके सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर कवर कर लें। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट अगर स्टिल कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा और इसी यूनिट का होगा,
प्लीज़ मुझे बताना कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे। मेक श्योर लेक्चर्स थोड़े लेंदी होने वाले हैं, आपके यूनिट्स ज़्यादा हैं और सिलेबस भी ज़्यादा है, तो लेक्चर्स काफ़ी हो सकते हैं, बट प्लीज़ थोड़ा बी पेशेंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।